Next model is Nash equilibrium. So Nash equilibrium is also known as prisoner's dilemma. Okay, so this is a very important topic. इससे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है. ठीक है. Nash equilibrium नाम भी देखो, नाम जो आया है that is basically after this methods inventor, that is John Nash. तो basically ये था क्या? John Nash was actually a lawyer. तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि if somebody has committed a crime, तो भाई उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले उसे कमिट करवाना पड़ता है. ठीक है. सो जो क्रिमिनल है उसको भाई मानना पड़ेगा कि हाँ लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन. तो वो मानेगा कब? तो मानता वो तभी है जब आप उसको प्रूफ देते हो. ठीक है. तो अगर उसने कमिट नहीं किया, ठीक है, अगर उसने नहीं बताया, एक्सेप्ट नहीं किया, गिल्टी नहीं फील किया, तो भाई उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उनको कोर्ट में प्रूफ करने का दिक्कत होता है. ठीक है. तो वहाँ पे पुलिस का एक सीन रहता है कि भाई हमें किसी तरीके इनसे कन्फेस करवाना है. तो इसी के लिए जॉन नैश जो ही वाज एक्चुअली अ लॉयर. तो ऐसे ही कुछ केस था. तो केस के लिए इनको बुलाया गया, पुलिस ने बुलाया कि भाई ऐसे-ऐसे कन्फेस करवाना है, तो यार कुछ स्कीम निकालो, तो किसी तरीके इनसे कन्फेस करवाओ. तो कन्फेस नहीं कर रहे थे, तो पुलिस को दिक्कत हो रहा था. तो पुलिस वाज़ लाइक कि भाई अब इनको कैसे हम कस्टडी करें, किन कैसे ट्रायल रन करें इनके ऊपर. तो यही चीज़ प्रॉब्लम चल रही थी. ठीक है. तो ही केम अप विद एन आइडिया. तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, दोनों को, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, अलग-अलग रूम में बिठाया. ओके. तो इन क्या किया उसने, इन दोनों को अलग-अलग रूम में बिठा दिया. अब ऐसे रूम में बिठाया कि जहाँ पे एक दूसरे को देख ना पाए. ओके. तो दोनों जो सस्पेक्ट्स थे, उन दोनों को क्या किया, अलग-अलग रूम में बिठाया. और ऐसा बिठाया कि इसके लिए क्या है, तो दोनों एक दूसरे को देख ना सकें. तो एक दूसरे से एक देख नहीं पा रहे, तो एक दूसरे को नहीं, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है. तो एक ने क्या आंसर दिया, दूसरे को पता नहीं. तो इस टाइप से उनको बिठा दिया. अब इसने क्या किया, जाके उन दोनों प्रिजनर्स को ऑप्शंस दी. अब ऑप्शंस क्या दी वो समझो. तो ए को ऑप्शन दी कि भाई आप यहाँ तो क्या कर लो, आप कन्फेस कर लीजिए. ठीक है. या दूसरा ऑप्शन है कि ए जो है वो क्या करे, साइलेंट रह जाए. साइलेंट रहने का मतलब कि वो कॉन्फेस ना करे. सिमिलरली बी को ऑप्शन दिया कि भाई कॉन्फेस कर ले. यहाँ बी के पास क्या ऑप्शन है कि चुप रह जाए. चुप रह गया तो मीन्स इट्स रिमेन साइलेंट, उसने कन्फेस नहीं किया. ए को ऑप्शन दिया, अब दोनों को दोनों ने बेसिकली, ए और बी दोनों को क्या ऑप्शन दिया है, इफ बोथ कन्फेसेस, ठीक है, इफ बोथ कन्फेस, तो दोनों को 2 साल की सजा होगी. इफ बोथ रिमेन साइलेंट, बोथ विल रिसीव 1 year सेंटेंस ओनली. इफ ए कन्फेसेस एंड बी रिमेन साइलेंट, तो ए ने बोल दिया हाँ किया है, बी ने बोला नहीं किया है, देन ए विल गो फ्री, बट बी विल रिसीव 5 year सेंटेंस. And if B confesses and A remains silent, then B will go free, but A will receive 5 year sentence. ठीक है. तो जाल क्या बिछाया उसने, उसने बोला कि भाई अगर दोनों कन्फेस कर दोगे तो दोनों को 2-2 साल की सजा, दोनों चुप रह गए तो दोनों को 1-1 साल की सजा. हाँ, पर एक कहानी है यहाँ पे, अगर एक ने कन्फेस किया, दूसरे ने चुप रहा, तो जिसने कन्फेस कर दिया वो तो बरी हो जाएगा, तो दैट विल बी सेट फ्री, और जो चुप रहा उसको 5 साल की सजा होगी. ठीक है. तो ये ऑप्शंस दोनों को दिए गए. अब दोनों के ऑप्शंस को मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ? तो देखो इधर, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन था, अगर ए कन्फेस करता है, बी कन्फेस करता है, तो दोनों को क्या है, सो दोनों को क्या बोला गया था, 2-2 साल की सजा. करेक्ट. और अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को क्या है, 1-1 साल की सजा. नेक्स्ट, ए कन्फेस, बी रिमेन साइलेंट, तो ए तो भैया फ्री हो जाएगा, बट बी को 5 साल की सजा. सिमिलरली ए रिमेन साइलेंट, बी कन्फेस, तो ए को क्या होगा, ए तो चुप रह गया, तो इसको 5 साल की सजा, और बी जो है वो बाहर हो जाएगा. तो यही ऑप्शन है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये कैसे सोचते हैं. तो ए सोचता है कि यार अगर बी कन्फेस करता है, तो गिवन बी कन्फेस, ए के पास क्या ऑप्शंस हैं, ए या तो कन्फेस कर ले या तो चुप रह जाए. अगर कन्फेस करेगा 2 साल की सजा, नहीं करेगा तो 5 साल की सजा. दोनों में से बेटर क्या होगा, तो बेटर क्या है, 2 साल की सजा.
नेक्स्ट, इफ बी रिमेन्स साइलेंट, अगर बी चुप रहता है, ठीक है, तो गिवन बी रिमेन्स साइलेंट, तो यहाँ पे ए के पास क्या ऑप्शन है? या तो कन्फेस कर लो और बाइज्जत बरी हो जाओ, या चुप रह जाओ फिर 1 साल की सजा ले लो। अब दोनों में ए के लिए बेटर क्या है? तो दोनों में ए के लिए बेटर क्या है? सो बेटर इज कि वो कन्फेस कर दे। तो गिवन दैट कि भाई बी कन्फेस करे तब भी ए को क्या करना चाहिए? कन्फेस कर लेना चाहिए। अगर बी चुप रहे तब भी ए को क्या करना चाहिए? तब भी ए को कन्फेस ही करना चाहिए। तो इन बोथ द केसेस क्या हो गया? तो इन बोथ द केसेस ए शुड कन्फेस। क्लियर हो गया? तो अगर बी कन्फेस करता है तो ए के पास क्या है? 2 सजाएँ, या तो 2 साल की सज़ा या तो 5 साल की सज़ा। अगर बी चुप रह गया तो ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो बाइज्जत बरी हो जाए या 1 साल की सज़ा ले ले। करेक्ट? अब दोनों में आप देखोगे तो लोअर किस में है? तो लोअर तब है जब ए कन्फेस करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए को क्या करना चाहिए? तो ए को कन्फेस कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज़? अब बी के लिए सोचो। अब बी क्या सोचता है? कह रहा है यार, गिवन ए कन्फेसेस, बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो बी कन्फेस करे या चुप रह जाए। कन्फेस करेगा तो 2 साल की सज़ा, चुप रह गया तो 5 साल की सज़ा। बेटर क्या है? 2 साल। तो क्या करना चाहिए? कन्फेस। फर्दर, गिवन कि ए जो है वो क्या है? वो साइलेंट है। ठीक है? तो गिवन ए रिमेन्स साइलेंट, तो यहाँ पे बी के पास क्या ऑप्शन है? या तो बी कन्फेस करे या चुप रह जाए। कन्फेस करेगा तो बरी हो जाएगा, अगर चुप रहा तो 1 साल की सज़ा। बेटर क्या है? तो व्हाट इज़ बेटर? कन्फेस करना। तो इन बोथ द केसेस क्या हो गया? सो इन बोथ द केसेस व्हाट ए शुड डू? सो इन बोथ केसेस ए शुड कन्फेस। ठीक है? सिमिलरली व्हाट बी शुड डू? तो गिवन बोथ केसेस बी शुड कन्फेस। तो दोनों ही सिनेरियो में क्या है? भाई ए को कन्फेस करना है, बी को कन्फेस करना है। तो इक्विलिब्रियम क्या आ गया? सो दिस बिकम्स so this becomes the equilibrium. तो इसको हमने क्या बोला? We call it as Nash equilibrium. ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as Nash equilibrium. Any doubt in this? ठीक है? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है। अब ये शॉर्टकट 100% काम नहीं करेगा। ठीक है? तो शॉर्टकट जो है इट विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, याद रखना ये हमेशा नहीं काम करेगा। Nash equilibrium would be the, तो जो Nash equilibrium होगा, तो Nash equilibrium वो क्या होगा? That would be the next best alternative. ठीक है? तो Nash equilibrium क्या होता है? That is generally the next best alternative. ओके? तो देखो, अच्छा क्या था? अगर मैं इस सिचुएशन को समझूं तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या था? तो बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप नोट करो तो दिस वाज योर बेस्ट केस सिनेरियो। दोनों को फायदा था। दोनों चुप रह जाते, दोनों को क्या होता? 1-1 साल की सज़ा होती, बात खत्म हो जाती। करेक्ट? बट दोनों को क्या था? आपस पे ट्रस्ट नहीं था। ओके? सो दोनों को क्या था? आपस में ट्रस्ट नहीं था, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था। तो जब ट्रस्ट नहीं था तो दोनों ने क्या किया? दोनों को लगा नहीं यार, हर कोई अपना-अपना सोचेगा, तो मेरा तो कोई सोचेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो गया? दोनों ने क्या कर दिया? कन्फेस कर दिया। सो दे मूव टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके? सो दिस बिकम्स योर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव।
क्लियर हो गया ये चीज? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। Do one question on this, based on this. So there are two firms in X and Y. So X price increase, X don't price increase, Y increase price, Y don't price increase. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है। If both increase price, then they will get 10 million each. Okay. If both don't increase price, then they will get 8 million each. If X increases and Y don't, then Y gets 12, X gets 2. If Y increases and X don't, then X gets 12 and Y gets 2. तो ये आपके पास गिवन है। तो पहले तो टेबल बनाइए। ठीक है। तो पहले तो टेबल बनाओ, उसके बाद इसको नैश इक्विलिब्रियम फाइंड करिए। तो फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम करिए। डू इट। डन। तो यहाँ पे क्या है, बोथ इंक्रीजेस प्राइस, तो दोनों को क्या मिलेगा? सो बोथ विल गेट 10 million. इफ बोथ डू नॉट इंक्रीज प्राइस तो फिर क्या मिलेगा? 8. नेक्स्ट, एक्स इंक्रीज प्राइस, वाई डोंट, तो वाई को मिलेगा 12 और इसको मिलेगा 2, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स कैसे सोचेगा? तो गिवन वाई इंक्रीज द प्राइस, तो एक्स के पास क्या ऑप्शन है? या तो बढ़ा के, या तो बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो 10 का फायदा होगा, नहीं बढ़ाओगे तो 12 का फायदा होगा। ठीक है। तो गिवन y इंक्रीज द प्राइस, तो x के पास ये दो ऑप्शंस है। ऑब्वियसली फायदा किस में है? डोंट प्राइस इंक्रीज में। यहाँ पे है, फिर वो क्या सोचेगा? गिवन y डोंट इंक्रीज द प्राइस, तो क्या होगा? x के पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाया तो 2 का फायदा, प्राइस नहीं बढ़ाया तो 8 का फायदा। तो क्या करना चाहिए? गो विद 8। तो दोनों ही सिचुएशन में x को क्या करना है? x डोंट इंक्रीज द प्राइस। ओके। तो x का क्या है? तो x डोंट इंक्रीज द प्राइस। अब आ जाओ y। y क्या सोचेगा? तो y विल थिंक गिवन x इंक्रीज द प्राइस, तो y के पास क्या ऑप्शन है? या तो भाई प्राइस बढ़ाओ, या तो ना बढ़ाओ। बढ़ाओगे तो 10 का फायदा, नहीं बढ़ाओगे तो 12 का फायदा। तो प्रेफरेंस बेटरमेंट किस में है? तो फायदा किस में है? 12 में। नेक्स्ट, गिवन x डोंट इंक्रीज द प्राइस, तो क्या होगा? तो y के पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइस बढ़ाए या तो ना बढ़ाए। बढ़ाएगा तो 2 का फायदा, नहीं बढ़ाएगा तो 8 का फायदा।
तो बेटर किस में हुआ? 8 में। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास y को क्या करना चाहिए? तो y शुड नॉट इंक्रीज द प्राइस। तो इसने भी क्या किया? नॉट इंक्रीज द प्राइस। इसने भी क्या किया? नॉट इंक्रीज द प्राइस। तो यहाँ पे क्या है? सो हियर दिस इज आर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नैश इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, क्लियर हो गया ये चीज? सो दिस इज योर नैश इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ कोई डिमांड कर्व वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है? आपका एक एक्शन है तो ये भी डुओपोली ही। अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है? सिर्फ दो फंक्शंस का ही तो ले रहा है, दो कंपनीज का ही तो बात कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो व्हाट? इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डुओपोली। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वो ये बोलता है, बुक्स में जैसे लिखा जाता है, तो बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है? द इक्विलिब्रियम इज दिस, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है दैट इज 10-10। तो बट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मार्केट जो होती है वो यहाँ पे आती तो है, बट क्या है? कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, इसकी वजह से क्या हो जाता है? तो बिकॉज ऑफ दिस, सिंस दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, तो मार्केट इसमें सस्टेन नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मार्केट जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सो इट विल रिमेन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट आता है लास्ट वन, दैट इज द स्टेकलबर्ग डोमिनेंट फर्म मॉडल। तो इसमें क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है डोमिनेंट फर्म की। तो डोमिनेंट फर्म कौन होती है? सो डोमिनेंट फर्म इज द वन विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। ठीक है, तो डोमिनेंट फर्म कौन सी होती है? द वन विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। अब सिंस कोई कंपनी है जिसके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर होगा, भाई वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, 50% मार्केट उसी के पास है। तो इसके पास क्या होगा? तो ड्यू टू हाई वॉल्यूम, तो इसके पास क्या होगा? द कंपनी विल हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो कंपनी के पास क्या होगा? द कंपनी विल हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। ठीक है, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी। सो दे विल हैव cost advantage. So dominant firm has cost advantage over other competitors. ठीक है, तो competitors के मुकाबले इनके पास क्या है? So they are having cost advantage. Cost advantage का मतलब क्या हुआ? Low cost producer. ठीक है, तो कह भी सकते हो कि मार्केट में क्या है? लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। फर्दर, डोमिनेंट फर्म है तो बेसिकली ये क्या है? सो दे आर ऑल्सो प्राइस सेटर। क्यों प्राइस सेटर? भाई एक कंपनी है जो मार्केट में 40% का शेयर रखती है। ओके, ठीक है, तो मार्केट में आप 40% का शेयर रखते हो। तो 40% के शेयर का मतलब क्या हुआ? तो अगर आपका 40% शेयर है उसका मतलब क्या हुआ? तो भाई आप ही कंट्रोल कर रहे हो, आप जो बेच रहे हो वही बिक रहा है, मार्केट में वैसे ही चलेगा। तो हियर यू आर एक्चुअली व्हाट? यू आर अ प्राइस सेटर। ओके, तो यू आर इन हियर नॉट अ प्राइस टेकर। तो यहाँ पे क्या है? यू आर अ प्राइस प्राइस सेटर हियर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जब डोमिनेंट फर्म जो भी प्राइस सेट करेगी, बाकी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? बाकी फर्म्स को वही प्राइस पे बेचना पड़ेगा। ओके, तो सोच के देखो, जैसे नॉर्मल है ये, तो मतलब एकदम नॉर्मल, आप डे टू डे लाइफ में भी आप देखोगे तो जैसे कोई कंपनी है उसके पास 50% मार्केट शेयर है, तो भाई जो वो डिसाइड करेगी रेट, ठीक है, जिस पे वो बेचेगी, बाकी कंपनीज भी उसी को फॉलो करती हैं।
सिंस वो 40-50% शेयर बेच रही है, 40-50% मार्केट शेयर है उसके पास, तो वो बल्क में बेच रही है। जब वो बल्क में बेच रही है, तो भाई उसके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का एडवांटेज है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के एडवांटेज की वजह से क्या हो गया? कॉस्ट एडवांटेज मिल गया, तो वो क्या बन गई? लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है? तो अब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो डिमांड कर्व अगर आप देखोगे, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड कैसा रहेगा? तो ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस। तो दिस इज़ आवर मार्केट डिमांड। ओके? तो ये हमारा क्या है? मार्केट डिमांड है। अब मार्केट डिमांड जो है, इसके बाद आता है डिमांड ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये जो डोमिनेंट फर्म है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मैं तो हूँ प्राइस सेटर, जो रेट पे मैं बेचूँगा मार्केट में, बाकियों को भी उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। नाउ दिस फर्म वांट्स टू मूव टुवर्ड्स मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर। तो इसे क्या, ये क्या करना चाहता है? तो शेकलबर्ग है या डोमिनेंट फर्म है, ये क्या करनी चाहती है? तो डोमिनेंट फर्म वांट्स टू रिमूव कंपटीशन। तो उसे कंपटीशन रिमूव करना है। कैसे? तो नाउ बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। क्या स्ट्रैटेजी है? कि भाई मैं प्राइस क्या करता हूँ? कम कर देता हूँ। ठीक है? तो मैं प्राइस क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। तो जब मैं प्राइस कम कर दूँगा तो क्या होगा? अगर मैं प्राइस कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो प्राइस कम करने से क्या होगा? भाई मैं जो जिस रेट पे बेच रहा हूँ, सिंस आई एम द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर इन द इंडस्ट्री, तो मैं, मेरा जो है, जैसे मान लो मैं ₹50 में बना रहा हूँ, बाकी सब ₹60 में बनाते हैं। भाई मैं अगर 55 का भी बेचूँगा तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? मेरा तो 50 में बन रहा है, बाकी सबका ₹60 में बन रहा है। मैं अगर 55 में भी सेल कर रहा हूँ, तब भी आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹5, बट फॉर अदर्स इट इज़ अ लॉस। लॉस कितना? -5, करेक्ट? तो यहाँ पे आई कैन सस्टेन दिस प्राइस, बट अदर्स कैन नॉट सस्टेन। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस रेट पे नहीं बेच सकते। उनको हर प्राइस पे, हर एक सेल पे लॉस ही होना है, करेक्ट? तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? अब कॉम्पिटिटर्स अगर यही प्राइस में रख दूंगा, तो नोबडी विल गो एंड बाय द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर्स क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटिटर्स विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द मार्केट। तो कॉम्पिटिशन क्या होगा? बाहर होना शुरू हो जाएगा। ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ? जब कंपटीशन कम होना शुरू हुआ, तो बाय रिड्यूसिंग द प्राइस कॉम्पिटिटर्स बाहर होते गए, वो आउट ऑफ द बिजनेस होते गए। उसकी वजह से क्या हो गया? तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो गए। तो जब नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो गए, तो भाई अब मार्केट डिमांड तो है, तो उसमें मार्केट शेयर क्या हो रहा है? जो ये डोमिनेंट फर्म है, यही सब सबको सामान बेच रही है फिर, तो इसका मार्केट शेयर क्या होता जाएगा? वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो ये जो डोमिनेंट फर्म है, ये अब कंपटीशन रिमूव करना चाहती है। क्यों? बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। कैसे रिमूव करना है? बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। तो कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे? तो कॉम्पिटिटर्स कैंट सर्वाइव, हेंस वुड वुड बी आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ? अब जैसे जैसे आपने प्राइस कम किया, तो डिमांड जो है वो फर्म की किसकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी? तो भाई मार्केट शेयर जो है वो डोमिनेंट फर्म का बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज द डिमांड फॉर द डोमिनेंट फर्म। तो ये डिमांड कर्व है किसका? डोमिनेंट फर्म का। ठीक है? तो ये इसकी तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो ये डिस्टेंस क्यों कम हो रहा है? तो एज प्राइस रिड्यूसेस मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर ऑफ डोमिनेंट फर्म इंक्रीजेस। तो जब डोमिनेंट फर्म का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हेंस मेजॉरिटी ऑफ, ऐसा लिख लो, हेंस largely the market demand would be fulfilled by, किससे? So it would be fulfilled by the dominant firm. ओके? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका डोमिनेंट फर्म है। ठीक है? तो ये क्या होता चला जा रहा है? तो जैसे जैसे आप प्राइस कम कर रहे हो, वैसे वैसे ये जो डोमिनेंट फर्म है, उसकी जो क्वांटिटी है वो मार्केट डिमांड के साथ मर्ज होती चली जा रही है। ओके? क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, एम आर ऑफ द डोमिनेंट फर्म। तो वो तो क्या होगा? डिमांड कम ऑफ डोमिनेंट फर्म से नीचे ही होगा। तो ये नीचे आ गया एम आर, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया।
अभी हमने बोला कि जो डोमिनेंट फर्म है वो क्या है? सो डोमिनेंट फर्म इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। ओके, तो वो क्या है? लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। क्यों है ऐसा? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हुआ ये। अब इसकी वजह से क्या हुआ? सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, हेंस इट्स marginal cost would be lower। किससे लोअर होगी? तो इट वुड बी लोअर देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स। ओके, अब क्या होगा? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कौन सी होगी? तो दिस इज द एम आर इज इक्वल टू, तो एम आर ऑफ डी एफ इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डी एफ। तो ये मेरा क्या बना? तो दिस बिकम्स योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट फर्म। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस क्या आया? दिस इज द प्राइस। तो यहाँ पे क्या है? सो हियर डोमिनेंट फर्म विल सेल एट दिस प्राइस। अब बाकी कंपनीज क्या है? तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स क्या है? तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। यही बोला था। तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स वो क्या है? तो वो तो क्या है? दे आर प्राइस टेकर। तो भाई वो भी क्या किस पे सेल करेंगे? सो दे विल सेल एट दिस प्राइस ओनली। तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी? सो दैट इज देयर दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी बोल लो फॉर कॉम्पिटिटिव फर्म। तो वो ऑब्वियसली क्या है? कम है देन दैट ऑफ द डोमिनेंट फर्म। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? तो इनको बेचारों को क्या करना है? कॉम्पिटिटिव फर्म को तो इनको प्राइस एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि भाई जितने पे डोमिनेंट फर्म बेच रही है उतने पे इनको भी बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट इन दिस? सो दिस इज योर स्टेकलबर्ग डोमिनेंट फर्म मॉडल। ठीक है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा? अगर आप प्राइस और कम करते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो अगर आप प्राइस डोमिनेंट फर्म में प्राइस और कम करती गई तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स उतना तो अपना कॉस्ट ही नहीं निकाल पाएंगी। इवेंचुअली दे विल मूव आउट ऑफ द बिजनेस। तो बचेगा कौन मार्केट में? डोमिनेंट फर्म बचेगी। तो डोमिनेंट फर्म्स मार्केट शेयर विल इंक्रीज। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस कम करते चले जाओगे, इनिशियली तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव फर्म्स कब तक सर्वाइव करेंगी? जब तक उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये वाला जो रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उनको बस क्या है कि भाई अभी उनका हमने यहाँ पे एटीसी नहीं बनाया। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, एटीसी कब नहीं बना है? तो यहाँ पे मैंने डोमिनेंट फर्म का भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं बनाया। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बनेगा। बट हाँ, एक चीज़ समझिए, इनिशियली जब प्राइस ठीक था, प्राइस यहाँ पे था, कोई मार्केट जो रेट था, तो उसमें क्या था? कॉम्पिटिटिव फर्म्स भी कुछ पैसा कमा रहे थे, तो उनको भी प्रॉफिट मिल रहा था। बट जब डोमिनेंट फर्म को आ गया कि नहीं भैया मुझे तो अपना शेयर बढ़ाना है, मुझे तो मोनोपोली की तरफ बढ़ना है, तब उसने क्या किया? प्राइस कम करने चालू किए। तब उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स का है वो क्या होता गया? वो पॉजिटिव से पहले ज़ीरो आया, फिर नेगेटिव होना शुरू हुआ। तो जब ज़ीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, तब वाइंड अप। तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स ने बोला कि भैया बस हो गया, अब तो हम इतना कमा ही नहीं पा रहे, इतना लॉस कहाँ से झेलेंगे, चलो वाइंड अप करो बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद ओलिगोपॉली। ठीक है, ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर जितने थे हमने उतने कब्ज कर लिए। तो चार थे, चार के चार हो गए। ठीक है, so in the next class, so we will be doing monopoly. We will be discussing this monopoly, the natural monopoly, फिर उसके बाद price discrimination है, and then we are having these two terms, HHI and concentration ratio. Okay, so in the next class we will complete this up. Okay, चलिए, ठीक है, तो let's wind up here for today.